हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 यानी ठोसों के यांत्रिक गुण में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ भाई, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पहले भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, चैनल में जाइए आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमको बात करना है बच्चों, यदि कोई वस्तु है, थोड़ा समझिएगा क्योंकि बेसिक के साथ चलेंगे तो और मज़ा रहेगा। बच्चों, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो इसको केवल बल नहीं कहा जाता। जब ये पिंड हो जाता है, मान लीजिए पिंड है प्यारे बच्चों, क्या है, पिंड है, तो इस पर यदि बाहरी बल लगाई जाती है, क्या बच्चों, बाहरी बल लगाई गई, तो फिर इसका जो नाम है प्यारे बच्चों, इसे बोल देते हैं विरूपक बल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, विरूपक बल। यानी कहने का तात्पर्य, यदि किसी पिंड पर है ना बाहरी बल लगाई जाती है उसे हम विरूपक बल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके कारण यदि कुछ पिंड में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, परिवर्तन। भाई जब हम बल लगाएंगे तो परिवर्तन तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस परिवर्तन को बच्चों बोलते हैं विरूपण। क्या बोलते हैं, विरूपण। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी पिंड पर जब हम बाहरी बल लगाते हैं बच्चों, उस बल को बोलते हैं विरूपक बल, और हम उस बाहरी बल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं विरूपण। ओके। अब जैसे बच्चों यहाँ पे विरूपक बल हो गया, मतलब विरूपक बल हम लगा रहे हैं, है ना, बाहरी बल लगा रहे हैं, है ना। विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्था गुण धर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। देखो पहला प्रश्न क्या था, प्रत्यास्था की सीमा। अब देखो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है कि बस अब उसकी स्थिति की परिवर्तन, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन होना संभव ही है, बस अब स्थिति में परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे प्यारे बच्चों, ये अपना मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, एक निश्चित समय के बाद इसमें परिवर्तन आ जाएगा। यानी प्रत्यास्था की सीमा हो जाती है कि उससे कम बल लगाने पर उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, जैसे आप 10 रोटियां खाते हो तो ये एक निश्चित सीमा है कि 9 रोटी तक पहुंच गए हैं, और जैसे ही 10 पहुंचेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। यदि उससे अधिक हुआ तो भैया आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जो 10 रोटी है वो सीमा हो गई। ऐसे ही बच्चों, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे कम बल होने पर इसमें प्रत्यास्था का गुण बना रहता है और अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, वो प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। क्लियर भाई, इसीलिए हमने ये समझाया आपको। हुक का नियम, दिस इज क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल बच्चों, प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब विकृति का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? विकृति का मतलब ये होता है कि पहले कैसे था, बाद में उसका परिवर्तन कैसे हो गया। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है बच्चों, तो प्रतिबल यहाँ पर एक नियतांक हम ले लेते हैं कि विकृति, ठीक है। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। अब यही एक नियतांक प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है बच्चों। प्रत्यास्था गुणांक जिसको हम 22 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्यास्था गुणांक है, जो कि किसके बराबर हो जाता है, प्रतिबल बटे विकृति के बराबर हो जाता है। किसके बराबर बच्चों, प्रतिबल बटे विकृति के बराबर हो जाता है। यही आपके हुक का नियम है कि यदि किसी वस्तु की प्रतिबल के बारे में बात करें, वो विकृति के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रत्यास्था गुणांक को हम लगभग यंग प्रत्यास्था गुणांक को यहाँ से हम 22 से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा हुक का नियम लिख लेना बच्चों। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है क्या? जैसे बच्चों, सबसे पहले तो प्रतिबल आप लोगों को बताना है ना, प्रतिबल क्या है। प्रतिबल क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल बराबर होता है दाब बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों, दाब बटे क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब लगाया गया वो प्रतिबल कहलाता है। लेकिन अनुदैर्ध्य की बात आ गई बच्चों, तो पिंड के जिस काट या स्पर्श रेखीय प्रतिबल शून्य होता है उस काट को अभिलंब प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं यदि ऐसा कहूँ कि भाई एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब है वो प्रतिबल कहलाता है, लेकिन बच्चों अनुदैर्ध्य जो शब्द आ जाए तो कहीं ना कहीं जब लंबाई में
यानी किसी वस्तु में विरूपक बल उसके लंबाई के अनुदिश लगाया जाए। देखो ना, बोला गया है कि पिंड के जिस काट स्पर्श रेखीय प्रतिबल शून्य होता है। अब देखो इसका थोड़ा परिभाषा कठिन है, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल उसके लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है बच्चों, है ना, तो उसमें केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। किसमें? लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस स्थिति में जो प्रतिबल होता है बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। अब बच्चों अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ साथ आप लोगों को अभिलंब प्रतिबल भी याद होना चाहिए। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल, ये तो क्लियर हुआ बच्चों। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्लियर हुआ कि जब किसी वस्तु में लंबाई के अनुदिश बल लगाते हैं तो बच्चों उसमें जो लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होता है, अर्थात लंबाई के अनुदिश बल लगाने पर उसमें लंबाई में वृद्धि होगी, तो बच्चों अपना अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा। लेकिन जब विरूपक बल अभिलंबवत, यानी कोई पृष्ठ है बच्चों, इसके लंबवत बल लगाते हैं, पृष्ठ के हम क्या करते हैं? लंबवत बल लगाते हैं, वो आपका अभिलंब प्रतिबल कहला जाता है। ठीक है, यदि जब विरूपक बल किसी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है बच्चों, वो आपका अभिलंब प्रतिबल हो जाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों अपरूपण जो प्रतिबल है, तो यदि विरूपक बल के स्पर्श मतलब किसी पृष्ठ पर ही लगाते हैं बच्चों, किसी पृष्ठ पर लगाते हैं, लेकिन रेखीय नहीं रहता, वो पृष्ठ के, है ना, पृष्ठ पर ऐसा लगाते हैं बच्चों कि उसका एक प्रकार से आकृति बदल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए पहले ये इस तरीके से था, अब ये बच्चों बदल कर ऐसे हो गया। ठीक है, तो उसके पृष्ठ पर हम बल लगाते हैं, लेकिन पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगाते हैं, मतलब इस दिशा में लगा दिए, स्पर्श रेखीय दिशा में लगा दिए, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर देखो पिंड के जिस काट पर, अब देखो अभिलंब प्रतिबल शून्य हो उस काट के स्पर्श रेखीय प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, ये भी सही है ना। अब यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो मैंने बढ़िया बता दिया कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, लेकिन बच्चों विरूपक बल उसके लंबाई के अनुदिश लगाते हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। अभिलंब प्रतिबल हमने बता दिया। अभिलंब प्रतिबल क्या हुआ बच्चों? जब किसी वस्तु के उसके पृष्ठ के लंबवत लगाते हैं तो बच्चों अपना अभिलंब प्रतिबल हो जाता है। ऐसे जब हम अपरूपण प्रतिबल की बात करते हैं, अर्थात बच्चों जब अपरूपण प्रतिबल इस प्रकार होता है कि किसी पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा पे लगाते हैं तो उसकी आकृति परिवर्तन होता है, अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। ठीक, चलिए आयतन प्रतिबल देख लो। पिंड के प्रत्येक काट के प्रतिबल जब काट की लंबवत और बराबर होता है तो आयतन प्रतिबल कहलाता है। चलिए संपीड़ितता से आप क्या समझते हैं बच्चों? संपीड़ितता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई वस्तु दबाने से वो दब जाता है बच्चों, वो संपीड़ है और उसके गुण को हम संपीड़ितता कहते हैं, है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड़ितता कहते हैं, यानी एक प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक मतलब स्थिरता बनी रहने के गुण को व्यक्त करता है, और संपीड़ितता जो है बच्चों वो आकृति में परिवर्तन के गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थता का गुणांक संपीड़ितता कहलाता है। स्प्रिंग तांबे की बजाय लोहे की बनाई जाती है, क्यों? देखो भाई साहब, स्प्रिंग तांबे की नहीं बनाई जाती, लोहे की बनाई जाती है। अब स्प्रिंग जैसे बोले सर इस लोहे का स्प्रिंग हमने नहीं देखा, देखोगे बच्चों। कैसे देखोगे? जैसे बड़े बड़े ट्रैक में होते हैं, वो जंपिंग करते हैं ना, तो आप लोग टू व्हीलर पे ही देखो, टू व्हीलर पे अपने जंपिंग लगा, जिसको बोलते हैं साकअप लगा है ना, नहीं तो पता चला टूट जाए उसकी पूरी की पूरी खत्म कहानी। तो स्प्रिंग लगी रहती है पेड़ बच्चों, आप लोग देखना टू व्हीलर पे भी स्प्रिंग लगा रहेगा, पीछे आप, है ना, पहिए के आसपास देखना बच्चों, है ना, दोनों साइड में दो आपका स्प्रिंग लगा रहता है। और बड़े बड़े ट्रक, बस, इन सब में स्प्रिंग लगा रहता है, बड़े बड़े स्प्रिंग। तो भाई लोहे की क्यों बनाई जाती है? देखो तांबे की अपेक्षा लोहा अधिक प्रत्यास्थ होता है, अतः समान विकृति के लिए लोहे की स्प्रिंग तांबे की स्प्रिंग की अपेक्षा अधिक विरूपक बल सहन कर लेता है। मतलब झूलने की जो क्षमता है ना, दबने की जो क्षमता है वो किस में अधिक है बच्चों? लोहे में। वो उतना आसानी से नहीं टूटता। और स्प्रिंग तांबे की बना देंगे तो तांबा उतना ज़्यादा प्रत्यास्थ नहीं रहता है। प्रत्यास्थ का मतलब थोड़ा सा लचीलापन, तो तांबे की अपेक्षा लोहे में ज़्यादा लचीलापन होता है, तो लोहा टूटता नहीं है। और यदि बात करेंगे तांबे की, तो तांबा तो खत्म, है ना, सहन नहीं कर पाएगा। दृढ़ता गुणांक को परिभाषित करते उसका व्यंजक रूप बताइए। तो बच्चों प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ये तो बड़ा सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई साहब, है ना, अपरूपण प्रतिबल क्या है और अपरूपण विकृति क्या है। अपरूपण प्रतिबल तो हमने बता दिया कि भाई जब बल कहाँ लग रहा हो,
उसके पृष्ठ पर लग रहा हो और उसकी आकृति परिवर्तन हो जाए, है ना। अब केवल उसके जैसे विकृति क्या है, पहले कितना आकार था, बाद में कितना आकार हो गया, वो विकृति कहलाता है। ठीक है। अब बल, उसके एकांक क्षेत्रफल में जो बल लग रहा है वो प्रतिबल है ना, मतलब इस विकृति के कारण कितना प्रतिबल लगा, यानी उसके एकांक क्षेत्रफल में कितना बल लगा, वो प्रतिबल है। भाई विकृति का मतलब है प्रारंभिक में से कितना आकार परिवर्तन हुआ, वो विकृति है। लेकिन प्रतिबल क्या है, वो किस बल के कारण उसके कितने एकांक पृष्ठ पर कितना बल लगा, है ना, वो बल अपना प्रतिबल है बच्चों, जो कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब बच्चों यदि मान लीजिए अपरूपण प्रतिबल की बात करें तो अपरूपण प्रतिबल F/A हो जाएगा। ठीक है, तो F/A लिख दीजिएगा, और अपरूपण विकृति को अपन थीटा से प्रेजेंट करते हैं तो इसका फार्मूला हो गया, क्योंकि यदि फार्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, प्रत्यास्थ और प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों प्रत्यास्थ वस्तु और प्लास्टिक वस्तु कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, समझाइए। तो देखो बच्चों, प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और उस बल को हटा दें तो अपने मूल स्थिति में आ जाए तो प्रत्यास्थ वस्तु हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यानी सुघट या प्लास्टिक वस्तु ऐसी होती है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाए तो उसकी आकार आयतन में आकृति में परिवर्तन हो गया और बल हटा लेने से अपने पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाती, तो बच्चों सुघट वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब बच्चों यदि हम प्रत्यास्थ वस्तु की बात करते हैं तो प्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या है कि भाई एक बार, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार बदला तो नहीं हटेगा, हमने स्प्रिंग को खींचा और हटा लिया तो फिर से अपने मूल स्थिति में आ गया, तो अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन बच्चों जो अपना प्लास्टिक वस्तु है उसमें स्थायी रूप से बदल जाता है। जैसे लोहा तांबा में प्रत्यास्था पाई जाती है, लेकिन मिट्टी, गीली मिट्टी पे पैर रख दो, धंस गया, है ना, और जब खत्म उसका फिर से आकार नहीं बदलेगा, अपने आप नहीं बदलेगा, जब हम बल लगाएंगे तो बदल जाएगा, तो प्लास्टिक वस्तु कहलाता है। ये तो बहुत ही ईजी है, कोई भी बच्चा कर सकता है कि प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब क्या होता है कि भाई यदि ऐसी वस्तु जिस पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार आयतन या लंबाई परिवर्तन हो जाता है, और यदि बल हटाए तो अपने मूल स्थिति में आ जाता है, तो प्रत्यास्थ वस्तु है। लेकिन सुघट वस्तु क्या बच्चों, जिसमें हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार आयतन परिवर्तन होता है, लेकिन बल हटा लेने पर कोई बदलाव नहीं होता, वो अपने मूल स्थिति में वापस नहीं आता, तो अपना सुघट वस्तु होता है। दूसरा अंतर बच्चों, प्रत्यास्थ वस्तुएं पर विरूपक बल कारण अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन प्लास्टिक वस्तुओं में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा अंतर उदाहरण के रूप में जैसे आप लोग लिख लेना कि लोहा तांबा इस्पात आदि बच्चों प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, लेकिन वहीं पे सुघट वस्तुएं की बात करेंगे तो सुघट वस्तु बच्चों अपना साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिक आदि ये सुघट वस्तुएं होती हैं। एक क्वेश्चन आया करता बच्चों कभी कभी, है ना, कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो माना समान लंबाई L, समान त्रिज्या के स्टील तथा रबर की दो तार हैं, मतलब हमने स्टील की लंबाई L लिया, रबर की भी लंबाई L है, दोनों का त्रिज्या भी समान है। ठीक है, बल लगाते हैं बच्चों तो इसमें हो सकता है लंबाई, हमने कहा स्टील है तो बच्चों IS हो गया, और इसमें लंबाई में LR हो गया, परिवर्तन थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो भाई, देखो लंबाई हमने प्रारंभिक समान लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लंबाई जब बल लगाएं, बल तो समान लगाते हैं, दोनों में समान बल लगाएं, इसमें LS लंबाई परिवर्तन हुआ, इसमें LR हो गया, तो इनका प्रत्यास्था गुणांक क्रमशः। अब प्रत्यास्था गुणांक यदि फार्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत है। F कितना हमने बल लगाया, प्रारंभिक लंबाई कितना था, कितना एरिया पे बल लगाया बच्चों, उसकी लंबाई परिवर्तन, ये अपना LS हो गया, तो ये अपना S मतलब स्टील का हो गया। ठीक है, अब इससे बच्चों बाई R की बात करें, ये किसका है, ये अपना रबर का हो गया, FL/A/I/LR। ठीक है, अब बच्चों अपना समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो तो बाई/R हो जाएगा, तो जो भी कट पिट जाएगा LR/LS हो गया। अब देखो सिंपल है, LR बढ़ाएंगे तो बाई S बढ़ेगा, मतलब बच्चों LS कम होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं LS का मतलब यदि लंबाई कम है तो यदि बाई S का प्रत्यास्था बढ़ेगा। सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना, प्रत्यास्था बढ़ेगा। ठीक, जिसकी लंबाई कम परिवर्तन हुआ होगा उसका प्रत्यास्था बढ़ेगा। ठीक है, अब बच्चों यदि हम बात करें कि किसकी लंबाई कम बढ़ेगी, तो आपको पता है कि रबर की लंबाई कम बढ़ेगी, है ना। यदि प्यारे बच्चों स्टील है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रत्यास्था अधिक होगा। सिंपल है बच्चों, अपोजिट है ना, अपोजिट है,
देखो अपोजिट है, LS का मान कम है, LS का मान कम है तब YS का मान अधिक होगा, LS का मान कम है तो भैया YR का मान अधिक होगा, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यदि LR कम हुआ है, यदि रबर की लंबाई कम हुई है तो पक्का बच्चों स्टील की प्रत्यास्था अधिक होगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ये थोड़ा सा तरीका निकल कर आता है, तो लिखना है तो पूरा इसको लिख लेना आप लोग, काम आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दे बच्चों तो आपसे बनना चाहिए। इस चैप्टर से उतना खास क्वेश्चन आते नहीं हैं, है ना, उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके पूछ दिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न बोलता हूं बच्चों कि पायसन अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए, पायसन अनुपात। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, पायसन अनुपात, पायसन अनुपात, ठीक, पायसन अनुपात से आप क्या समझते हो। देखो बच्चों, यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति। अब मेरे बच्चों हम उसके लंबाई में परिवर्तन किए तो कहीं ना कहीं बच्चों विकृति जो आया, अनुदैर्ध्य विकृति आया। और यदि उसी में प्यारे बच्चों यदि अनुप्रस्थ विकृति हो जाए, यानी उसके क्षेत्रफल में कहीं ना कहीं एरिया में परिवर्तन हो जाए, अनुप्रस्थ विकृति, तब इन दोनों का अनुपात अपना पायसन अनुपात कहलाता है। यानी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पायसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए, है ना, अनुप्रस्थ स्थिति में पूरा का पूरा एरिया ही बदल जाता है बच्चों। यदि पहले अपने क्षेत्रफल में परिवर्तन, पहले d व्यास था, अब d स्मॉल d परिवर्तन हो गया। लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई l था, इसका स्मॉल l हो गया, तो इसका हो जाएगा बच्चों d कैपिटल L अपान, है ना, कैपिटल D स्मॉल l। ये हो गया आपका पायसन अनुपात का सूत्र। तो पायसन अनुपात से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी तो बच्चों अनुदैर्ध्य स्थित, अनुप्रस्थ स्थित, सुघटता, संपीड़ता, है ना, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, मतलब क्वेश्चन चाहो तो बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन अभी काम की चीज़ें जो हमने यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लिया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।